हेलो दोस्तों, हम लोगों ने बात अभी तक किया है, उसमें सवाल वगैरह भी वन डायमेंशन पे बात किया है। तो इसमें हम लोग ग्राफिकल डिस्कशन करना चाहते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि वन डायमेंशन में जो हम लोग ग्राफ्स वगैरह का सवाल देखे होंगे, कई बार ग्राफ का सवाल रहता है, ठीक ना, वेलोसिटी टाइम वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल डिस्कशन कैसे करते हैं, तो इसके हमको लगता है ग्राफ का डिस्कशन में जो है सो एक दो वीडियो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर बात करते हैं उसमें तो सर देखते हैं। Kinematics graphical discussion। ग्राफिकल डिस्कशन ठीक है। अब ग्राफिकल डिस्कशन पढ़ने से पहले एक दो टर्म यहाँ पे यूज होता है। एक तो टर्म यूज होता है स्लोप, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखते हैं मीनिंग ऑफ स्लोप। मीनिंग ऑफ स्लोप पहले इन जनरल बात करेंगे और फिर हम लोग अलग अलग करके बात करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है सो एक्स और वाई, ये कोई इस तरह से एक्स और वाई का एक कोई कर्व है जो इस तरह से कर्व बना हुआ है, मान, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये जो है सो ये टेंजेंट है, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और किसी भी एक पॉइंट को ये टच करता है, इस पॉइंट को ये टच कर रहा है, ठीक है, टच। और फिर मतलब फिर किसी भी एक पॉइंट को ये टच करता हुआ फिर निकल जाता है, तो इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। द एंगल मेड बाय ऐसे लिखो tan थीटा ऑफ, या ऐसे लिखो ना, द tan of या tangent of the angle made by x axis is known as slope। इसको हम स्लोप, नोटेशन बहुत किताब में एम लिखते हैं, इसको स्लोप, ठीक है। या हम ऑल्सो हम इस तरह से ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल मेड बाय tangent with x axis is known as the slope, अब हम इसमें देखते हैं ये टेंजेंट है और ये कोई कर्व है, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बात करना चाहते हैं, टेंजेंट निकालना चाहते हैं। तो जरा सा देखो, सिंपल सा सिचुएशन ये है कि ये x है, ये हम लोग y बात करते हैं, ऐसे कोई कर्व लिया था, यहाँ पे ये टेंजेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये थीटा है, इसको हम लोग अगर बात करना चाहें तो दिस इज y1, दिस इज y, और अगर इसके लिए हम लोग बात करें तो ये x2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा x1 मान। तो हम लिखते हैं इस ट्रायंगल में ABC, माने एक्चुअली बहुत छोटा होता है, लेकिन क्योंकि दिखाई पड़े इसलिए थोड़ा बड़ा बना है। हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर शोन, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC में हम लिखते हैं, अच्छा एंगल जो है 90 डिग्री है, बी एंगल 90 डिग्री है, माने राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा हम अगर लिखेंगे, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं और इसी को हम लोग m बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू BC बाय A।
इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि tan थीटा जो लिखेंगे तो BC का मतलब हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x2। हम BC बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस जो आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है, ये डिस्टेंस जो आ जाएगा y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस जो आ जाएगा ये हो जाएगा x2 माइनस x2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि डेल्टा y बाय डेल्टा x यानी चेंज इन y हो जाएगा चेंज इन x, ये हो गया tan थीटा, ठीक है। हम लिखेंगे ऑल्सो tan थीटा बराबर डेल्टा y बाय डेल्टा x। लिखते हैं when डेल्टा x टेंड्स टू 0, बहुत छोटा हो जाएगा तो ये tan थीटा जो आ जाएगा ये dy बाय dx आ जाएगा। ये हम कई बार बात कर चुके हैं, ये यहाँ से इसे आ जाएगा, ठीक है। सो tan थीटा बराबर स्लोप बराबर m बराबर dy बाय dx। हम इसको स्लोप, ठीक है, मैंने y में y एक्सिस पे चेंज बटा x एक्सिस पे चेंज, जबकि थीटा कहां से है, थीटा x एक्सिस से एंगल है, वह लिखेंगे वेयर थीटा बराबर हो जाएगा एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड x एक्सिस। यही अगर मान लो कि एंगल y एक्सिस से हो जाएगा तो उलट जाएगा मामला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एंगल x एक्सिस से नॉर्मली लेते हैं तो हम लोग इसको स्लोप बोलते हैं। अब है कि मीनिंग ऑफ एरिया, एरिया का क्या मतलब हो गया, हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ एरिया, ठीक है। मीनिंग ऑफ एरिया मतलब सिंपल सा है कि जरा सा देखो, हम लोग इसमें एरिया के लिए क्या बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा x, ये y। मान लो कोई कर्व इस तरह, ठीक है, ये कर्व जो है यहाँ से ये x1 है और ये कर्व यहाँ से ये x2 तक है, इसके अंडर का हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, ये पूरा मीनिंग ऑफ एरिया अंडर द कर्व। अगर चाहो तो इसको हम लोग थोड़ा पूरा नाम लिखना चाहें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीनिंग ऑफ एरिया under the curve, ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए अगर हम लोग एक बार फिर से बनाते हैं इसको, ये x है, ये y है और इस तरह का कोई कर्व है जहाँ पे ये x1 है और ये x2, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लेते हैं, छोटा सा ये dx स्ट्रिप और ये y एज ए फंक्शन, माने ये जो है y एज ए फंक्शन ऑफ x है, मतलब ये जो है दिया हुआ y एज ए फंक्शन ऑफ x। हम ऐसे कर्व जो इसको बोल रहे थे तो हम लोग पहले भी बात कर सकते हैं, जैसे इसमें जो ये जो कर्व दिया हुआ था ये y एज ए फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग जो कर्व लिखे थे तो ये हम लोग लिख सकते हैं y के फंक्शन ऑफ x, ठीक है। हम अगर इसके लिए बात करें तो जरा सा देखो, ये स्ट्रिप लेते हैं, ये स्ट्रिप है, ठीक है, इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, स्ट्रिप, ठीक है। तो जिसका लंबाई जो है सो y है और चौड़ाई जो है सो dx है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो ये हो जाएगा दिस इज y गुने dx, ठीक है। नाउ द टोटल एरिया अंडर द कर्व, तो ये बराबर इंटीग्रेशन लिखते हैं y dx, और y dx का अंडर ये fx दिया हुआ है इनटू dx, कहां से कहां, तो x1 से लेकर के x2।
अगर ऐसा हम कहीं पे लिख देते हैं इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व। हालांकि इस तरह का एब्नॉर्मल कर्व नहीं रहेगा। जब भी कर्व रहेगा तो मतलब जो कर्व बच्चा में पढ़े थे, बच्चा में क्या क्या पढ़े हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक ना, और सर्किल। तो ये इस सब का जो एरिया होगा, ठीक है ना, तो नोन कर्व का ही एरिया हम लोग को क्वेश्चन में रहेगा। जब भी रहेगा तो उसी तरह का एरिया रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। तो इसका हमने जो एरिया निकालते हैं ये यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग आगे अगला बात करना चाहते हैं, अगला क्या बात कर रहे हैं, सो जरा सा देखो, एप्लीकेशन ऑफ स्लोप। एप्लीकेशन ऑफ स्लोप। अब स्लोप में क्या है कि एक चीज हम जरूर बताए थे, जरा सा देखो कि ये हम लोग ये x एक्स है, वो y, ये x डैश, ये y डैश, ये वेक्टर चैप्टर में जब वेक्टर हम पढ़ा रहे थे तो वेक्टर का वीडियो आप देखोगे तो उसमें कोई वीडियो में ये चीज दिया हुआ, इसे आपको पता ही है। ये हो जाएगा ऑल प्लस, ये हो जाएगा साइन प्लस, ये हो जाएगा tan प्लस, ये हो जाएगा cos प्लस। ठीक है, माने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आप जरा देखो इसमें पहला है ये एस टी सी, इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो दिखाई पड़ रहा है हमारा क्या है यहाँ पे कि टेंजेंट, स्लोप का मतलब टेंजेंट है, तो स्लोप मतलब हो जाएगा, स्लोप मतलब टेंजेंट, मतलब टेंजेंट tan थीटा। और ये जो होगा सो ये पॉजिटिव होगा, विल बी पॉजिटिव, will be positive, will be positive in first and third quadrant, first and third quadrant, and ये पॉजिटिव हो जाए, and will be negative, will be negative in second and fourth quadrant, will be negative in second and fourth quadrant। कहने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट कौन सा, ये, इसका मतलब ये इस तरह का लाइन जो होगा टेंजेंट वो पॉजिटिव होगा। मतलब एक लाइन में जैसे देखो कि इसको हम लोग अगर समझाना चाहते हैं तो ये जैसे यहाँ पे मान लो ये x है, ये y है, अगर कोई कर्व ऐसे है, हम अगर ऐसा लाइन खींच दिए तो देखो ये फर्स्ट और थर्ड में आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा tan थीटा पॉजिटिव। अगर यही चीज हम लोग यूं कह दें, अगर मान लो इस तरह से हम लोग बात करें, ये x है, ये y है, और मान लो कि इस तरह का कोई कर्व हम ड्रॉ करते हैं और ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, जैसे देखो इसको हम अगर यू मिला दें तो जरा गौर से देखो कि ये हो जाए सेकेंड, या देखो गौर से, ये सेकेंड में लाइन है और ये फोर्थ में है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा ये नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये हम यही बताना चाह रहे हैं कि कर्व कैसे पॉजिटिव होगा और कैसे नेगेटिव। ठीक है, तो हम अगर मान लो इसमें थोड़ा सा और बात करना चाहते हैं तो लिखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन
कहने का मतलब सिंपल है कि जो फंक्शन का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करे वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो। इसका मतलब जिसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है। इंक्रीज कैसे करेगा? अगर मान लो कोई कर्व है, जैसे यहाँ पे कर्व बनाते हैं, जैसे देखो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये ऐसे है। तो यहाँ पर जरा गौर से देखो कि ये जो है ये x1 से लेके x2 तक और ये हो गया x3 हो गया। तो इस फंक्शन को देखने से माने ये fx हो जाएगा y बराबर, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम अगर देखते हैं तो द फंक्शन, इस पर लिखते हैं द फंक्शन having increasing value, that is as x increases y will also increase, y will also increase। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम फिगर्स ऑन, जरा गौर से देखो, फ्रॉम फिगर्स ऑन from x1 to x2 the value of y is increasing, value of y is increasing, so it is increasing function in this range, माने फ्रॉम x1 to x2। अब तुम जरा गौर से देखो, अगर देखना चाहते हो तो फिगर से क्लियर है कि जैसे जैसे x1 से x2 तक बढ़ रहा है y का वैल्यू बढ़ रहा है, और कहाँ हो गया x2 पर ये मैक्सिमम आ गया। फिर जैसे जैसे x2 से x3 हो रहा है तो y का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि हम अगर बात करते हैं इसमें, तो जरा सा देखो कि अगर इसको फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर दिए, x है, ये y है, यहाँ तक हम अगर स्लोप बात करेंगे तो इसमें स्लोप हमेशा tan थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है। मतलब इसको u कह दो, अगर हम डॉटेड यहाँ कह दें, यहाँ ऐसे, तो एक चीज गौर से देखो कि थीटा जो होगा इसमें हमेशा 90 से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये स्लोप जो होगा, तो हम फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हम लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन slope remains always positive, slope remains always positive, that is dy by dx greater than 0। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, that is करके इसको थोड़ा सा dy by dx बराबर स्लोप बराबर tan थीटा and this is greater than 0। this implies कि dy by dx को लिखेंगे कि greater than 0। इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन के, ये हमेशा इंक्रीजिंग के लिए ऐसा होगा, माने कहीं भी अगर dy by dx हम 0 ग्रेटर कर दें तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आ जाएगा। हम लिखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, स्वाभाविक है, ठीक है ना। as the value of x increases and y decreases,
y decreases, it is known as the decreasing function, जिसका वैल्यू घटेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर फिगर से देखना चाहो तो फिगर उधर बनाए थे, फिर उधर कौन देखेगा, इधर देख लो। ये कुछ ऐसा है, ये यहाँ से ये x1 था, ये x2 था, ये यहाँ तक हम लोग x3 तक बात करते हैं। ठीक है, तो आप तुम यहाँ देखो कि फ्रॉम फिगर्स ऑन लिखते हैं, फ्रॉम फिगर्स ऑन as या इसे तो फ्रॉम फिगर्स ऑन from x2 to x3, from x2 to x3, the value of y decreases, दिखाई दे रहा है, decreases। ठीक है, the value of y decreases, so it is the decreasing function, so it is the डिक्रीजिंग। हम लोग लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन जब देखो गौर से, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करेंगे, हम फिर से एक बार फिगर बना लेते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। हम अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो ये अगर बात करेंगे तो ये कौन पार्ट में पड़ेगा, सेकेंड या ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड और फोर्थ में जो है tan थीटा नेगेटिव होता है। इसका मतलब साफ है कि सेकेंड फोर्थ में लोग बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन tan थीटा remains negative। ठीक है, that is slope बराबर tan theta बराबर dy by dx and less than 0, hence for decreasing function dy by dx जो हो जाएगा ये लेस देन 0। ये एक रिजल्ट आया। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये dy by dx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा भी तो होगा कि dy by dx बराबर 0 हो गया। तो dy by dx अगर बराबर 0 हो गया तो देखो या तो इसका में थीटा 0 हो गया तो tan थीटा 0, ठीक ना, माने स्लोप 0, वो तब होगा जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करना चाहें इसमें फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, तो जरा गौर से देखो, ये x हो गया, ये y हो जाएगा, ये कुछ ऐसा है, ये टेंजेंट हो जाएगा, या यहाँ पे मिनिमम है, ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब x एक्सिस के पैरेलल व्हेन द टेंजेंट, थीटा जो है सो टेंजेंट एंगल बना रहा था, हम लिखेंगे when the tangent becomes parallel to x axis, थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका tan थीटा जो आ जाएगा दिस इज 0, सो the slope बराबर dy by dx
बराबर tan थीटा एंड दिस इज 0। Hence, for maximum or minimum, for maximum maximum or minimum, dy by dx जो हो जाएगा ये हो जाएगा जी। अब है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए 0 हो जाएगा। तब ये हम कैसे समझे कौन मैक्सिमम हुआ कौन मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये कर्व जो है सब डाउनवर्ड खुल रहा है, डाउनवर्ड, ये कर्व जो है सो अपवर्ड खुल रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं फॉर मैक्सिमम। तो इसको हम लोग एक बार फिर से हम लोग बना देते हैं इस फिगर को। ये x है, ये y है, ये और ये लाइन है, ठीक है। ये इधर हो जाएगा, ये मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो हो जाएगा सो मीन्स ये पॉइंट जो हो जाएगा सो मिनिमम, ये पॉइंट मिनिमम, ठीक है। सो और मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे dy by dx बराबर 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव ये क्या चीज है इसको हम लोग बात करेंगे। dy by dx स्क्वायर लेस देन 0 और मिनिमम है और मिनिमम है कि dy by dx जो हो जाएगा ये 0 एंड d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव ओपन हो रहा है, देखो ये ओपन अपवर्ड है तो पॉजिटिव है और ये नीचे खुल रहा है तो हम लोग निगेटिव। वैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा का भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि कर्वेचर जो रेडियस का होगा नीचे आएगा, ये जो है ऊपर जाएगा वगैरह वगैरह। मतलब इस सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, ठीक ना। तो हम इसको लिखते हैं मीनिंग ऑफ सेकेंड, मीनिंग ऑफ सेकेंड थर्ड इट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स माने सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव क्या मतलब हुआ। अगर हम लोग ये लिखना चाहें तो जरा से देखो, मान लेते हैं लेट y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। हम लोग जो लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव माने एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज dy by dx। इसी को हम लोग एक बार डैश करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब फिर d by dx और dy by dx ऐसे। तो ये जो लिखने का तरीका है ये d2y by dx स्क्वायर और इसको हम लोग दोबारा f डबल डैश x का ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया फॉर थर्ड डेरिवेटिव इसका मतलब d by dx ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव माने फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको जो लिखने का तरीका है ये d3 by dx क्यूब और इसको हम f ट्रिपल डैश x लिखते हैं ऐसे। इसी तरह से हम जितना भी डेरिवेटिव लिखते जाए etc, बायोलॉजी वालों को इतनी की जरूरत नहीं है, मैथ्स में तो सब बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो है कुछ इस तरह से, जैसे हम इसी को अगर लिखना चाहते हैं इन फिजिक्स अगर हम बात करें इन फिजिक्स, जैसे देखो
तो अगर मान लो कि वो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, लेट x फंक्शन ऑफ टाइम, हम लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा dx by dt, और ये हम लोग लिखते हैं f डैश t, और ये है क्या, वेलोसिटी। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव, ये हो गया d by dx dt ऑफ dx by dt, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब d2x by dt स्क्वायर, और ये f डबल डैश t हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। आने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दिस कम्स टू d by dt ऑफ ये वेलोसिटी था, ये एक्सीलरेशन तो होता ही है, इसमें कोई द्विमत नहीं है, उसी चीज को हम लोग कहने का ये का मतलब अगर मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे थर्ड डेरिवेटिव इसमें नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन हम थर्ड डेरिवेटिव की अगर बात करें, थर्ड डेरिवेटिव का मतलब हो जाएगा d by dt ऑफ d2x by dt स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा dq x by dt स्क्वायर, dt क्यों आ गया हो जाएगा f ट्रिपल डैश t। ठीक है, मतलब ये हो गया कि d by dt ऑफ एक्सीलरेशन, इसको हम लोग जर्क बोलते हैं, जर्क मतलब हिचकोला जो खाते हैं, ठीक ना, तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो तुमको गाड़ी में हिचकोला नहीं लगेगा, ठीक है ना, और अगर गाड़ी एक्सीलरेशन भारी कर रहा है, ठीक है, तो हिचकोला, इसको दिस इज कॉल्ड जर्क। हालांकि ये टर्म ज्यादा डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम इसको जर्क बोलते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन है किसी भी फंक्शन के लिए कि हम लोग उसको कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, अब इसमें जो है सो एरिया का मतलब हमको समझ में आ गया। हम अगर फिजिक्स के लिए बात करेंगे तो फिजिक्स में जो ग्राफिकल डिस्कशन होगा उसमें क्या है कि कहीं पर जो है, ठीक ना, एरिया होगा तो कहीं पे स्लोप होगा, इतनी ही चीज तो समझना है। अब एरिया और स्लोप का मतलब क्या होता है ये जरा सा हम लोग देखते हैं इन काइनेमैटिक्स। मीनिंग ऑफ एरिया एंड स्लोप, meaning of area and slope in kinematics. In kinematics. पहला में लिखते हैं फॉर ग्राफ x वर्सेस t। ठीक है, मतलब अगर ग्राफ x और t के लिए हम लोग बात कर ले, जैसे मान लो इधर हम लोग t प्लॉट करेंगे, इधर x प्लॉट करेंगे, कोई कर्व इस तरह का है, इस पर हम टेंजेंट लिखेंगे ये, ठीक है, मतलब ये टेंजेंट हो जाएगा। अब इसमें अगर टेंजेंट निकालते हैं तो टेंजेंट टेन थीटा जो लिखेंगे ये y में माने x में चेंज बटा टाइम में चेंज, ठीक है, हम लिखेंगे व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0 तो tan थीटा बराबर स्लोप बराबर dx by dt, और ये होगा क्या, वेलोसिटी। इसका जो स्लोप लिखेंगे, स्लोप मींस वेलोसिटी, जबकि यहाँ एरिया का मतलब कोई मीनिंग नहीं है, एरिया है नो मीनिंग, इस ग्राफ में एरिया का कोई मतलब इस ग्राफ में नहीं है,
ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं दूसरा मेथड ग्राफ और ग्राफ बिटवीन velocity e and time, ठीक है। अगर मान लो इस तरह से कोई इधर टाइम है इधर वेलोसिटी है, इससे कोई कर्व है, एक टेंजेंट हम इधर से ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे तो y में चेंज डेल्टा भी बटा डेल्टा t लिखेंगे। when डेल्टा t टेंड्स टू 0 इसका tan थीटा जो आ जाएगा ये हो जाएगा dv by dt। सो स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा बराबर dv by dt। ये है क्या? एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन बताता है। इसका मतलब ये हो गया स्लोप इंडिकेट्स एक्सीलरेशन इस ग्राफ में, ठीक है। अब एरिया हम लिखना चाहें तो लिखते हैं मीनिंग ऑफ एरिया। ये टाइम t है, ये वेलोसिटी है, ये वो है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे t1 से सॉरी t1 से t2, ये हो जाएगा t1 और ये हो जाएगा t2। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये d है और ये dt। हम लिखते हैं मीनिंग ऑफ एरिया। मीनिंग ऑफ एरिया तो हम अगर a लिखते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा v dt और t1 से t, मतलब एरिया ऑफ स्ट्रीट लिखेंगे। चलो लिख देते हैं और क्या, चलो ठीक है। फिर लिखते हैं एरिया ऑफ स्ट्रीट, एरिया ऑफ स्ट्रीट ये हो जाएगा v dt। सो the total area under the curve ये हो जाएगा इंटीग्रेशन भी और ये t1 से t, और ये कुछ नहीं है, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और टाइम जो होगा सो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लिखेंगे इसका हमने सो the area under the curve, the area under the curve on velocity time graph gives the displacement इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम तीसरा लिखें और ग्राफ बिटवीन स्पीड vs एंड टाइम, अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे टाइम t y ना, ये हो जाएगा टेंजेंट की थोड़ा अच्छे से लिख देते, सूझ गया है। ठीक है, तो टेंजेंट जो हो जाएगा टेंजेंट tan थीटा बराबर स्लोप बराबर m बराबर dvs by dt, और ये भी एक्सीलरेशन बताया।
ये VS लिखेंगे एंड एरिया अंडर द कर्व जो होगा इस केस में, एरिया अंडर द कर्व in this case gives the distance, ये डिस्टेंस बताएगा। ठीक है। चौथा अगर हम लोग बात करें ग्राफ के लिए, और ग्राफ बिटवीन distance s and time, तो सिंपल है। अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो टाइम और इधर ही मान लो हम s प्लॉट करते हैं, ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में होगा सो tan थीटा बराबर m बराबर स्लोप बराबर हो जाएगा ds/dt और ये स्पीड बता देगा। ठीक है। स्पीड बने ds देगा। एरिया विल हैव नो मीनिंग, एरिया हैज नो मीनिंग। ठीक है। अब अगर हम लोग पांचवा का है, पांचवा और ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। मान लो कहीं पे एक्सेलरेशन ये टाइम t है, ये एक्सेलरेशन a है, ऐसा ग्राफ है, तो ये हो जाएगा स्लोप। ठीक है। और एक और दिखा देते हैं यहाँ पे एरिया, टाइम t है, ये एक्सेलरेशन है, ये मान लो ऐसा है t1 से t स्टीप हो गया। हो जाएगा dt और ये हो जाएगा k। तो हम लिखेंगे टेंजेंट बराबर मान लो नो मीनिंग। और यहाँ पे कोई टेंजेंट जो स्लोप लिखते हैं कोई मीनिंग नहीं है। एरिया बराबर इंटीग्रेशन a dt और ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। मतलब एरिया अंडर द कर्व, सो एरिया अंडर द कर्व gives the change in velocity। डेल्टा भी लिखते हैं। मतलब कहने का यह है कि मोटा मोटी जो है सो इस ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये भी है भाई। ठीक है। इसमें जो आएगा तुमरा इसमें मतलब चेंज इनका मतलब ये हो गया कि कहीं पे या तो एरिया है या नहीं तो कहीं पर क्या है स्लोप है, टेंजेंट है। तो अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किसका ग्राफ होगा तो कहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होगा और एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होगा। बस इतने ही खाली समझना। इसमें हम इस पर सवाल कभी किए नहीं। अगला वीडियो में हम इस पर थोड़ा सा और डिटेल्स देते हुए हम लोग सवाल करेंगे और सवाल करके तब ये समझ में आएगा कि कहाँ पे एरिया क्या देगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी कहाँ होगा, स्पीड कहाँ होगा, कहाँ एक्सीलरेटेड मोशन होगा, कहाँ डिसेलरेटेड मोशन होगा। माने ये पूरा ग्राफ एक्चुअली है क्या, लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब अगर आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना है तो जिसको ग्राफ पढ़ने आता है वो आराम से ग्राफ को पढ़ सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग उसके लिए बात करते हैं अगले वीडियो में। होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और थैंक यू सो मच।